वेलकम टू लर्निंग सेशंस। और आज हम बात करने वाले हैं रिलेटेड टू द अटल पेंशन योजना। नाउ अटल पेंशन योजना क्या था कि एक आपने अनप्रिविलेज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो पेंशन स्कीम है वो प्रोवाइड करनी है टू द इंडियन सिटीजन्स। ठीक है। एंड ये एक वॉलेंट्री पेंशन स्कीम होने वाली है। वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है कि पर्सन ने खुद एनरोल किया है। ठीक है, तो कोई वहां पर आपके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं है। एंड इसे एडमिनिस्टर किया जाएगा अंडर द एनपीएस। एनपीएस आर्किटेक्ट के अंदर इसको एडमिनिस्टर किया जाएगा। एंड दिस इज रेगुलेटेड बाय द पीएफआरडीए। ठीक है, तो एनपीएस होता है नेशनल पेंशन सिस्टम और रेगुलेट किया जाएगा बाय द पीएफआरडीए। एंड व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा है या 18 साल की है और 40 ईयर से कम है, ठीक है, तो आप एलिजिबल हैं। यू आर एलिजिबल कि आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्लियर है चीज? देन यू कैन बी पार्टिसिपेटिंग। अगर आपकी उम्र जो है वो 18 साल से ज्यादा है या 18 साल की है और 40 साल तक की है, तो यू आर एलिजिबल। और इस केस में जो आपका बैलेंस होता है, अमाउंट होता है पेंशन से, पेंशन प्रीमियम का, डेट विल बी डेबिटेड। ऑटो डेबिट फैसिलिटी रहेगी सेविंग अकाउंट के थ्रू या फिर पोस्ट ऑफिस अकाउंट के थ्रू डायरेक्टली डेबिट होता रहेगा। अब ये जो एपीवाई स्कीम है वो किनके लिए अवेलेबल है? डेट इज अवेलेबल जस्ट फॉर द इंडियन सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है। बट इन केस मान लो कि एनरोलमेंट के टाइम पर पर्सन जो था डेट वाज अ इंडियन सिटीजन, लेकिन बाद में वो नॉन सिटीजन बन गया, तो एपीवाई अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा। राइट, बंद कर दिया जाएगा। एंड फर्दर जो अमाउंट है वो रीपे कर दिया जाएगा टू द एपीवाई अकाउंट होल्डर। यानी कि अगर पर्सन पहले मान लो इंडियन सिटीजन था, बाद में वो पर्सन जो है वो बन गया है, अब एनआरआई बन गया है, तो उसके केस में जो अकाउंट है उसको चलाया नहीं जाएगा, उसको बंद कर दिया जाएगा। आप पीपीएफ अकाउंट की तरह उसको आगे चलाओगे नहीं। ठीक है, आप उसको बंद कर दोगे। और जो कंट्रीब्यूशन थी पर्सन की और जो नेट एक्चुअल इंटरेस्ट था चार्जेस कट करने के बाद, वो पे कर दिया जाएगा। इन केस अगर गवर्नमेंट की को कंट्रीब्यूशन थी जो कि शुरू में दी जा रही थी, ठीक है, वो को कंट्रीब्यूशन वापस नहीं की जाएगी। दैट को कंट्रीब्यूशन वॉन्ट बी रिटर्न, उसको नहीं वापस किया जाएगा। राइट। एंड अगर हम इनकम टैक्स की रिस्ट्रिक्शन के बारे में बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द इनकम टैक्स पेयर रिस्ट्रिक्शन, तो ये चीज भी रखी गई है कि 1 अक्टूबर 2022 के बाद से, 1 अक्टूबर 2022 से कोई भी सिटीजन जो कि इनकम टैक्स पेयर है वो एक नया एपीवाई अकाउंट ओपन नहीं कर सकता। उसके केस में उनको एपीवाई अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी नहीं दी गई है। जो पर्सन ने ज्वाइन कर लिया 30 सितंबर 2022 से पहले वो कंटिन्यू कर सकते हैं, इवन अगर उन वो इनकम टैक्स पेयर थे। यानी कि 1 अक्टूबर से पहले, 1 अक्टूबर 2022 से पहले अगर आपने एनरोल कर लिया और अगर आप इनकम टैक्स पेयर भी हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन 1 अक्टूबर 2022 या उसके बाद से अगर आप टैक्स पेयर है, यू कैन नॉट बी पार्टिसिपेटिंग ओपनिंग अ न्यू एपीवाई अकाउंट। राइट। एंड अगर मान लो अगर आप पहले जो थे नॉन टैक्स पेयर थे एंट्री के टाइम पर, एंड बाद में आप टैक्स पेयर बन गए, तो भी एपीवाई अकाउंट जो है कंटिन्यूड रहेगा। माइनर इसमें अलाउड नहीं है क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये कहता है कि 18 साल मिनिमम एज चाहिए। एनआरआई पर्सन एलिजिबल है, यस एलिजिबल है। अगर आप बेसिक कंडीशंस को मीट अप करते हो तो एलिजिबल है, अदरवाइज एनआरआई पर्सन इज आल्सो नॉट एलिजिबल। लेकिन अगर पता लगता है कि स्टेटस एनआरआई है तो फिर उस अकाउंट को क्या कर दिया जाएगा? डेट अकाउंट इज टू बी क्लोज्ड, उसको बंद कर दिया जाएगा। एंड अब पेंशन बेनिफिट की बात करते हैं। मिनिमम पेंशन जो गारंटीड पेंशन है वो 1,000 रुपए की है और मैक्सिमम गारंटीड पेंशन जो है वो 5,000 रुपए की है। अब ये कंट्रीब्यूशन के ऊपर बेस्ड है और आपकी एज के ऊपर बेस्ड है। यानी कि मान लो अगर एक पर्सन की एज 18 साल की है और वो 1 साल की 1,000 की पेंशन में एनरोल करता है तो उसका प्रीमियम 42 रुपीज का है। अगर वो 5,000 की पेंशन में एनरोल करता है तो उसके हिसाब से प्रीमियम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। राइट, दैट्स द बेनिफिट। एंड हियर ट्रिपल बेनिफिट इज अवेलेबल। द ट्रिपल बेनिफिट इज अवेलेबल। हाउ कम? देखो, इन केस अगर पर्सन जो है वो अपने 60 साल की उम्र को कंप्लीट करता है प्रीमियम को पे करते करते, तो 60 साल की उम्र के बाद जो गारंटीड पेंशन है वो उनको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, पहला सिनेरियो। अब इन केस अगर सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है तो उनके स्पाउस को ये पेंशन का बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा अगर 60 साल के बाद स्पाउस की डेथ हुई है तो। और इन केस मान लो स्पाउस की डेथ हो जाती है उसके बाद, तो फिर जो नॉमिनी है उनको एक फिक्स्ड जो कॉर्पस है, लमसम अमाउंट है, वो उनको मिल जाएगा। राइट, दैट इज अ सिनेरियो। क्लियर है?
तो ये रहता है ट्रिपल बेनिफिट स्ट्रक्चर इन केस ऑफ द एपीवाई। लेकिन ये मैं तब बात कर रहा हूं अगर सब्सक्राइबर ने 60 साल की उम्र को अटेन कर लिया था। अगर सब्सक्राइबर ने 60 साल की उम्र को अटेन कर लिया था। लेट्स से ए एंड बी आर हस्बैंड एंड वाइफ, ए इज हस्बैंड एंड बी इज वाइफ, राइट। अब ए ने एनरोल किया और इसने प्रीमियम पे करते करते इसने 60 साल की उम्र को एनरोल कर लिया, राइट। तो उसके केस में अब इसको ए को पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, हियर द पर्सन इज एबल टू गेट द पेंशन। एंड अब ए की डेथ होगी, उसके बाद बी को पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। अब बी की डेथ होगी तो फिर इनके जो नॉमिनी थे फॉर्म में, उस नॉमिनी को जो कॉर्पस अमाउंट है वो मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज, ये पहला सिनेरियो। अब दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि पर्सन ए की डेथ जो है वो हुई लेट्स से 55 ईयर्स की एज में, यानी कि 60 ईयर्स की एज कंप्लीट नहीं करी। अब बी के पास यानी कि स्पाउस के पास दो ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगी। पहली ऑप्शन अवेलेबल है कि वो प्रीमियम को एज इट इज पे करती रहे अप टू 60 ईयर्स ऑफ द एज, एंड उसके बाद उसको पेंशन मिलनी बी को स्टार्ट हो जाएगी, बी को पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। एंड जब बी की डेथ हो जाएगी तो कॉर्पस अमाउंट जो नॉमिनी को मिल जाएगा, राइट। या फिर ऑप्शन अवेलेबल है कि ये यहीं पर पेंशन को जो प्रीमियम है उसको पे करना बंद कर दे, और जो कॉर्पस अमाउंट पे किया होगा, जो भी कॉर्पस बनता होगा तब तक का वो इनको मिल जाएगा आफ्टर डिडक्टिंग द चार्जेस। तो ये सिनेरियो अवेलेबल रहता है इन केस ऑफ द एपीवाई, राइट। तो कंट्रीब्यूशन पीरियड क्या है? व्हाट इज अ कंट्रीब्यूशन पीरियड? कंट्रीब्यूशन जो है वो ज्वाइनिंग डेट से आपको पे करनी पड़ेंगी अप टू द एज ऑफ 60। आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली किसी भी बेसिस पर पे कर सकते हो, नो इश्यूज इन दैट। ऑटो डेबिट फैसिलिटी अवेलेबल रहती है। एंड फॉर द ड्यू डेट लॉजिक इस केस में एप्लीकेबल रहता है। ड्यू डेट लॉजिक दैट वुड बी अवेलेबल फ्रॉम अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर, जनवरी टू मार्च, हाफ ईयरली बेसिस, राइट। इस बेसिस पर आप बेसिकली डेबिट करवा सकते हो। एंड इन केस अगर मंथली कंट्रीब्यूशन रहती है, राइट, तो जैसे मान लो कि आपने 18 साल की उम्र में ज्वाइन किया, तो आपकी, मैंने आपको बताया ऑलरेडी, 18 साल की उम्र में ज्वाइन किया, 1000 रुपये की पेंशन के लिए ज्वाइन किया, तो आपका प्रीमियम रहेगा 42 रुपीज़। अगर 5000 के लिए ज्वाइन किया तो 42 मल्टीप्लाई बाय हो गया आपका 5 एंड हो गया 210 रुपीज़। तो इस तरह से आपके ऊपर जो प्रीमियम है वो एप्लीकेबल रहेगा। अगर आप 40 साल की उम्र में ज्वाइन करते हो तो आपका मिनिमम प्रीमियम जो है 1000 की पेंशन के लिए 291 है, और अगर आप 5000 की पेंशन लेना चाहते हो तो 1454 रुपीज़ है। सो ये भी सिनेरियो रहता है, राइट। तो एग्जैक्ट कंट्रीब्यूशन जो रहेगी, ठीक है, एज, पेंशन स्लैब, चोजन फ्रीक्वेंसी, उसके हिसाब से आपका जो अमाउंट है वो डेबिट किया जाएगा। देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द अपग्रेड और डाउनग्रेड। तो आप कभी भी अपना जो पेंशन अमाउंट है, पेंशन स्लैब है, उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, अपग्रेड या डाउनग्रेड कर सकते हो, लेकिन साल में सिर्फ एक बार ऐसा कर सकते हो। अपग्रेड और डाउनग्रेड इज अलाउड बट ओनली वंस इन द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। एंड ऑपरेशनल विंडो जो है दैट्स बेसिकली वंस इन द फाइनेंशियल ईयर। ये नहीं बार बार आप चेंज करते जा रहे, दैट्स नॉट अलाउड। एंड देन इट्स रिलेटेड टू पीआरएएन। पीआरएएन इज परमानेंट पेंशन, आपका जो नंबर होता है ना उसको कहते हैं पीआरएएन, दैट इज नोन टू बी द पीआरएएन, ठीक है। तो परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर जो रहता है दैट इज अवेलेबल ओवर देयर। एंड एपीवाई पीआरएएन जो है वो एनपीएस के पीआरएएन से अलग होता है, और पर इंडिविजुअल सिर्फ एक ही एपीवाई अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं, मल्टीपल एपीवाई अकाउंट अलाउड नहीं है। नॉमिनी इस केस में अलाउड है। एंड इन केस अगर आप मैरिड हो तो स्पाउस जो रहेंगे दैट इज अ डिफॉल्ट नॉमिनी। अगर अनमैरिड हो तो आप किसी भी पर्सन को नॉमिनेट कर सकते हो, लेकिन आप स्पाउस की डिटेल्स दोगे आफ्टर द मैरिज, ठीक है। एंड अगर हम आधार की बात करें तो एपीवाई इज इंक्लूडेड अंडर द आधार फ्रेमवर्क, यानी कि आधार मैंडेटरी है इस सिनेरियो में भी। चार्जेस या पेनल्टीज की बात करें, अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो अकाउंट रिलेटेड चार्जेस की बात करें तो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है 15 रुपए के, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस है 15 रुपए के, और ट्रांजैक्शन चार्जेस कोई भी नहीं है। ये चार्जेस वो हैं जो डेबिट किए जाएंगे इनकेस अगर आप प्री मैच्योर क्लोजर करवाते हो स्कीम को, ठीक है। तो 15 रुपए अकाउंट ओपनिंग के, उसके बाद अकाउंट मेंटेनेंस के जो चार्जेस है वो 15 रुपए के हैं। एंड फर्दर ओवरड्यू इंटरेस्ट के ऊपर बात करें अगर, तो की फॉर्मूला क्या ओवरड्यू इंटरेस्ट का, जैसे मान लो अपनी कंट्रीब्यूशन पे करनी थी और आपकी कंट्रीब्यूशन कितनी थी, लेट्स से 1454 रुपीज है, तो आपके ऊपर हर 100 रुपए के हिसाब से, हर 100 रुपए के हिसाब से, ठीक है, या फिर पार्ट देयर ऑफ के हिसाब से 1 रुपए का पेनल्टी पड़ेगी, 1 रुपए की पेनल्टी पड़ेगी पर मंथ। यानी कि अगर एक पर्सन का जो पेंशन प्रीमियम था वो 1454 था, तो उसके ऊपर 15 रुपए की पेनल्टी पड़ेगी पर मंथ जब उसने अपनी कंट्रीब्यूशन को जमा नहीं करवाया, राइट, जब उसने अपनी कंट्रीब्यूशन को जमा नहीं करवाया। एंड ओवरड्यू जो इंटरेस्ट है वो
कलेक्ट किया जाएगा एंड फर्दर डेट इज टू बी क्रेडिटेड इन द एपीवाई अकाउंट एंड वो पेंशन कॉर्पस का पार्ट बन जाएगा। जो आपका ओवर ड्यू इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया है वो कॉर्पस का पार्ट बन जाता है। क्लियर विद इट? फर्दर इट्स रिलेटेड कि नॉन कंट्रीब्यूशन का क्या होगा। एपीवाई अकाउंट जो है वो बंद नहीं होता, नॉन पेमेंट की वजह से एपीवाई अकाउंट जो है वो बंद नहीं होता है। सब्सक्राइबर उसको रेगुलराइज करवा सकता है ओवरड्यू कंट्रीब्यूशन एंड ओवरड्यू इंटरेस्ट को पे करते हुए, एंड अकाउंट मेंटेनेंस एंड रिलेटेड चार्जेस वो डिडक्ट होते रहेंगे periodically जब तक बैलेंस जीरो नहीं हो जाता तब तक, राइट। फर्दर इफ वी टॉक अबाउट द इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंट्रीब्यूशन, तो एपीवाई का जो पैसा होता है वो पीएफआरडीए की जो इन्वेस्टमेंट गाइडलाइंस है उनके हिसाब से पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। यानी कि एपीवाई का पैसा जो है वो गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं होता, वो पीएफआरडीए की जो गाइडलाइंस है उनके हिसाब से होता है। एंड आप डिफरेंट फंड्स में पैसा लगाते हो, लाइक एसबीआई पेंशन फंड्स या एलआईसी पेंशन फंड या यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड में पैसा लगाते हो। दैट्स अ केस। एग्जिट की बात करें तो 60 ईयर्स की एज को कंप्लीट होने के ऊपर जो ट्रिपल बेनिफिट है वो आपको मिल जाता है। दैट्स द फर्स्ट काइंड ऑफ एग्जिट। वॉलंटरी एग्जिट कर सकते हो 60 साल की उम्र से पहले ही। वो होता है जैसे मान लो कोई दिक्कत आती है रिलेटेड टू पॉइंट क्या बना कि कोई भी तरीके से आपको दिक्कत आती है तो आप वॉलंटरी एग्जिट कर सकते हो। अगर आपका मन नहीं है तो वो भी अलाउड है, लेकिन उसमें आपके जो भी सीआरए थे, जो आपके चार्जेस है वो डेबिट किए जाएंगे। अगर कोई गवर्नमेंट की को कंट्रीब्यूशन थी वो डेबिट कर दी जाएगी, ठीक है। उसको डिडक्ट करने के बाद फिर आपका जो अक्रूड इंटरेस्ट था, सब्सक्राइबर की कंट्रीब्यूशन थी, वो पे ऑफ किया जाएगा। जो अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस है उनको डेबिट कर दिया जाएगा, राइट। नाउ इनकेस अगर पर्सन की डेथ हो जाती है, मैंने आपको बताया था ऑलरेडी दो ऑप्शंस बनते हैं अगर पर्सन की डेथ हो जाती है बिफोर द एज ऑफ 60। अगर तो 60 साल के बाद होती है तो पता ही है कि स्पाउस को बेनिफिट मिलेगा पहले पेंशन का, और अगर स्पाउस की डेथ होगी तो नॉमिनी को कॉर्पस अमाउंट मिल जाएगा। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर 60 साल की उम्र से पहले डेथ हो जाती है तो उसके केस में क्या किया जाएगा, सब्सक्राइबर की, या तो पहली ऑप्शन क्या है कि सब्सक्राइबर की जो कंट्रीब्यूशन है, जो अक्रूड इंटरेस्ट इनकम है, ठीक है, वो बेसिकली क्या किया जाएगा, वो वापस कर दी जाएगी एंड उसमें से जो अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस है वो डेबिट कर दिए जाएंगे। ये तो पहली ऑप्शन होगी। दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन दैट वुड बी अवेलेबल, ठीक है, कि आपको वो पैसा वापस मिल जाएगा। यानी कि मैं सेकंड ऑप्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एंड फर्स्ट ऑप्शन क्या रहेगी, अगर स्पाउस वांट्स टू कंटिन्यू द स्कीम तो वो कंटिन्यू करेंगे अप टू द 60th एज, अप टू द 60th ईयर ऑफ द एप्लीकेंट, ठीक है। एप्लीकेंट की 60 साल की उम्र तक वो अपने जो प्रीमियम अमाउंट है वो पे करते रहेंगे ओरिजिनल सब्सक्राइबर के हिसाब से। और जब वो 60 साल की उम्र तक वो पे कर देंगे उसके बाद उनको पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, और बाद में अगर स्पाउस की भी डेथ हो जाती है तो उनको कॉर्पस मिल जाएगा। तो ये बेनिफिट अवेलेबल रहेगा, डेट विल बी द पॉइंट अवेलेबल। और सेकंड ऑप्शन क्या है कि वो चाहते हैं कि भाई नहीं मुझे कंटिन्यू नहीं करना, तो पूरा का पूरा कॉर्पस अमाउंट जो है वो स्पाउस को मिल जाएगा, वो स्पाउस को मिल जाएगा। चार्जेस जो है वो डेबिट पहले कर दिए जाएंगे। देन इट्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूशन। ये स्कीम पहले थी, पहले अवेलेबल होती थी लेकिन अब अवेलेबल नहीं है, बट स्टिल इट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम, राइट। तो इसमें क्या था कि गवर्नमेंट ने पहले एलिजिबल जो सब्सक्राइबर्स होते थे जिन्होंने 1 जून 2015 से लेकर के 31 मार्च 2016 के बीच में ज्वाइन किया था, तो गवर्नमेंट कहती थी कि हम भी आपको साथ में पैसा देंगे और आपको जो टोटल कंट्रीब्यूशन है उसका 50% हम देंगे, या फिर 1000 रुपीज पर एनम, जो भी इसमें से लोअर होगा 5 साल के लिए वो पैसा हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ये गवर्नमेंट पहले बोलती थी इस चीज से रिलेटेड। एंड उसके बाद बात आती है रिलेटेड टू द डिजिटल फीचर। अब एंड टू एंड डिजिटल ऑनबोर्डिंग है, ई एपीवाई इज नाउ अवेलेबल, राइट, जस्ट फॉर रेफरेंस पर्पज यू शुड बी नोइंग। एंड ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, टैक्स बेनिफिट वाला। दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, टैक्स बेनिफिट वाला जो है। अब जो डिडक्शंस होती हैं वो 80 CCD 1 के तहत आप क्लेम कर सकते हो, या आप डिडक्शंस को काउंट करवा सकते हो जो एपीवाई के लिए आपने अमाउंट पे किया। एंड इसी तरह से 80 CCE के अंदर भी एपीवाई का जो भी आपने अमाउंट किया 1.5 लाख की आप डिडक्शन के बीच में काउंट कर सकते हो। एंड 80 CCD में भी आप एडिशनल डिडक्शन ले सकते हो जो कि 1.5 लाख लिमिट से ज़्यादा होती है एज पर द ओल्ड पेंशन स्कीम। ओल्ड आपका इनकम टैक्स रिटर्न के हिसाब से होता है वो 50,000 रुपये तक का होता है। यानी कि आप डिडक्शन या तो 1.5 लाख वाले में ले लो, 80 CCD में ले लो, 80 CCE में भी ले सकते हो, राइट, सीलिंग में कवर होता है जो 80 CCE की, यानी कि 1.5 लाख की लिमिट में आ गया, या फिर 80 CCD 1B में भी एक्स्ट्रा भी ले सकते हो जो 50,000 तक का लिमिट होता है, सरप्लस फ्रॉम द 1.5 लाख। यानी कि 1.5 लाख में अगर आपने और कोई इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो आप उसको 80 CCD 1B में भी काउंट कर सकते हो, राइट। अब डेट विल बी ऑल अबाउट टुडे वीडियो। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपने सभी टॉपिक्स को अच्छे से समझा होगा। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो यू कैन बी लेटिंग नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड फर्दर डू डाउनलोड द एप्लीकेशन फ्रॉम द लिंक iibf24/app। एंड अगर आप iOS यूजर हैं इट विल बी आस्किंग फॉर द ORG कोड विच इज GEGKT। सो
Just do download the application and start your preparations. Thank you so much and see you again in the next video.